गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम अपना स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बच्चों शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के दौर में बच्चों हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध विशेषकर जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा विश्व था बच्चों वो कितने गुटों में बट गया था उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के बाद भारत की स्थिति कैसी थी, उस सब की जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। परिचय में दिया है बच्चों इस जो अध्याय में है, प्रस्तुत अध्याय पूर्णतः पुस्तक हेतु एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है और साथ ही समकालीन विश्व राजनीति हेतु एक पृष्ठभूमि का भी निर्धारण करता है। शीत युद्ध का अंत अर्थात मध्यकालीन विश्व राजनीति का आरंभ है। अर्थात शीत युद्ध क्या है विश्व राजनीति पटल पर, उसका क्या महत्व है, इस सब की जानकारी हमें मिलेगी। तो इसमें प्रारंभ में परिचय में विषय वस्तु है बच्चों। तो इसमें क्या है, शीत युद्ध की हम चर्चा इसमें करेंगे। तो इस अध्याय में विशेष यहाँ से है स्पष्ट होता है कि शीत युद्ध की दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी। शीत युद्ध के बाद पूरा विश्व दो महाशक्तियों में विभाजित हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के वर्चस्व की भावना वशीभूत हो गई। तो प्रस्तुत अध्याय में हम उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद जानेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका है। तो परिचय में बच्चों हम इतना जानेंगे। उसके बाद जो प्रमुखता है या हमारा चैप्टर स्टार्टिंग होता है वह होता है क्यूबा संकट से। तो क्यूबा संकट क्या है उसको जानेंगे। ज्ञान तथा आनंद की इस यात्रा का आरंभ हम क्यूबा से करते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट से। तो क्यूबा अमेरिका से के तट के पास लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। तो क्यूबा क्या है, एक अमेरिका के पास या अमेरिका की सीमाओं को छूता हुआ एक छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा देश है जिसका जुड़ाव सोवियत संघ से था। सीमाएं तो अमेरिका से जुड़ती थी लेकिन लगाव जो था बच्चों उसका सोवियत संघ से था। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा को कूटनीतिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी। तो सोवियत संघ को क्या था द्वारा सोवियत संघ क्या करती थी, क्यूबा को आर्थिक मदद प्रदान करती थी बच्चों। तो सोवियत संघ के नेता निकिता सुचेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित करने का निश्चय किया। अर्थात उसको एक इस प्रकार से विकसित किया जहां पर अधिक से अधिक सैनिक हवाई अड्डे स्थापित हो सके। 1961 के अप्रैल माह में सोवियत संघ के लोग चिंतित थे अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर सकता है जिससे देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तो इस प्रकार की भावना वे रखते थे। इस चिंता तथा समस्या को दृष्टिगत रखते हुए क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित करने का निश्चय लिया गया। अर्थात रूस चिंतित था अमेरिका कहीं उस पर आक्रमण न कर दे, इसलिए उसने क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में बच्चों परिवर्तित किया था या विकसित किया था। 1961 में क्वेच ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पूर्व यह सुनिश्चित हो गया था कि यह प्रथम अवसर है कि अमेरिका लक्ष्य क्षेत्रों में आ जाए। हथियारों की तैनाती के पश्चात सोवियत संघ पूर्व एवं और तुलनात्मक दृष्टि से अब अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रों में लगभग दोगुने स्थानों पर हजारों शहरों पर आक्रमण किया जा सकता था। अब उसके बाद क्या था कि अमेरिका के अनेकों शहरों पर यहाँ से बच्चों आसानी से आक्रमण किया जा सकता था। आगे है क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइल तैनात करने की जानकारी अमेरिका को 3 सप्ताह विलंब से प्राप्त हुई। अर्थात ऐसा कार्य
किसने कर दिया है? सोवियत संघ ने। यह ऐसी जानकारी किसको? अमेरिका को कब मिली? लगभग 3 सप्ताह के विलंब के बाद। तो तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उस समय? जॉन एफ कैनेडी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके विश्वसनीय मंत्रिमंडल नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के मध्य परमाणु युद्ध छिड़ जाए। तो किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं चाहते थे दोनों राष्ट्र, लेकिन वह इस विषय पर भी दृढ़ थे कि कुवैत को क्यूबा से मिसाइलें तथा अन्य हथियार हटा लेने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते थे वे कि जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्रुश्चेव हैं वो भी वहाँ से क्या करें? उन मिसाइलों को हटा लें। अतः कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका युद्धपोतों को आगे करके क्यूबा की ओर जाने वाले जहाज़ों का मार्ग अवरुद्ध कर दे, अर्थात उनके जो जलियान जाते थे उनको उनके मार्गों को रोक दिया जाए। इस प्रकार से सोवियत संघ के समक्ष एक गंभीर चेतावनी प्रस्तुत करना चाहता था। ऐसी स्थिति में कई बार अनुभव हुआ कि यह युद्ध आवश्यक होगा। इसी संकट की स्थिति को क्यूबा में मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो क्या था इसमें? इस संघर्ष की आशंका ने केवल दोनों देशों के अपितु विश्व को आतंकित कर दिया। टकराव की यह स्थिति कोई सामान्य स्थिति नहीं थी तथा न गृह युद्ध जैसी कोई साधारण युद्ध था। अंततः सभी परिस्थितियों तथा विकल्पों को विश्लेषण करने के पश्चात दोनों देशों ने युद्ध को टालने का फैसला किया। अर्थात दोनों देशों ने, अमेरिका और रूस ने, युद्ध को टालना ही उपयुक्त समझा। हालांकि दोनों ओर से तनावपूर्ण स्थिति थी। समूचे विश्व के निवासियों ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने अपनी गति मंद कर उनका पथ परिवर्तित कर दिया। अर्थात दोनों देशों के बीच युद्ध होने से टल गया या बच गया। क्यूबा मिसाइल संकट शीतकाल का चरमोत्कर्ष था। शीत युद्ध अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य तनाव, संघर्ष, प्रतिद्वंद्विता की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। यह विश्व का सौभाग्य रहा कि इन दो देशों के बीच तनाव तथा संघर्ष ने युद्ध का रूप धारण नहीं किया। हालांकि दोनों के बीच संघर्ष, तनाव, प्रतिद्वंद्विता यानी कि शीत युद्ध जैसी स्थिति रही, लेकिन यह अच्छा रहा कि पूरे विश्व को विश्व युद्ध नहीं देखना पड़ा। अर्थात दोनों में कोई विवाद झगड़ा नहीं हुआ। दोनों देशों के मध्य कोई रक्त रंजित अथवा पूर्ण रूपेण युद्ध की स्थिति प्रकट नहीं हुई। यद्यपि विभिन्न देशों में युद्ध हुए, मगर समर पटल पर दोनों देश परमाणु युद्ध की स्थिति में विजय पक्ष तथा पराजित पक्ष दोनों को इनसे अधिक हानि होती। वास्तविक विजेता का आकलन करना असंभव हो जाता। अर्थात जब दोनों के मध्य युद्ध होता तो दोनों की शक्ति कम नहीं थी, तो जिससे आकलन करना मुश्किल हो जाता कि कौन वास्तव में वास्तविक विजेता है, असली विजेता है। यदि कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु युद्ध संबंधी सामग्री नष्ट करने का प्रयास करता भी तो प्रतिपक्ष के पास उसे नष्ट करने हेतु पर्याप्त युद्ध सामग्री शेष रह जाती। अर्थात यदि एक दूसरे के पास आक्रमण करते भी तो दोनों के पास इतनी क्षमता अवश्य थी कि वे एक दूसरे को नष्ट कर सकते थे। इसे रोक और संतुलन का तर्क भी कहा गया है। तो बच्चों, इस नीति को रोक और तर्क का संतुलन कहा जाता है। तो अति लघु में प्रश्न भी आ जाता है कि रोक और संतुलन या संतुलन की नीति से आप क्या समझते हैं? दोनों ही पक्ष एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में इतनी युद्ध क्षमता के स्वामी होते हैं कि दोनों में से कोई भी युद्ध का विनाश नहीं चाहता था। इन्हीं प्रकार से अनेक तर्क, वितर्क, आलोचनाओं तथा समालोचनाओं के मध्य प्रतिद्वंद्विता के उपरांत दोनों महाशक्तियों ने युद्ध का निर्णय नहीं लिया। फलस्वरूप क्या हुआ? विरोध की ज्वाला शीतल ही रही। पारस्परिक रोक तथा संतुलन की स्थिति ने युद्ध को नकार दिया, परंतु पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता समाप्त न हो सकी। हालांकि दोनों के बीच मध्य तो युद्ध नहीं हुआ बच्चों, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, प्रतिद्वंद्विता थी, आपस में अभी भी बनी रही। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं को ध्यान से केंद्रित करने से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि दोनों महाशक्तियों के पृथक पृथक गुट थे। इन परस्पर प्रतिरोधी गुटों में सम्मिलित देशों से अपेक्षा थी कि न्याय संगत तथा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। विशेष संदर्भ में इन देशों की प्रतिभागिता स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण थी।
इन दोनों गुटों को समझना था कि आपसी युद्ध विनाश का कारण बनता है, जो किसी के लिए भी उचित नहीं है। तो दोनों राष्ट्रों को उस समय यह समझना था बच्चों कि जो युद्ध है केवल और केवल विनाश होता है, युद्ध में उससे किसी का कोई लाभ नहीं होता है। तो इसके कारण दो महाशक्तियां तथा उनके नेतृत्व वाले गुट युद्धाभिलाष करेंगे तो निश्चय ही विध्वंसक होंगे। इसी संदर्भ में उत्तरदायित्व का अर्थ है संयम से काम लेना तथा तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका को संसार से बचाना। इस शीत युद्ध में येन प्रकीर्ण मानव जाति पर मंडराते इन युद्धों को बादलों को तितर बितर कर दिया गया, अर्थात संयम से ही तृतीय विश्व युद्ध को बच्चों रोका जा सकता था। तो दोनों राष्ट्रों ने इस प्रकार की उसमें कल्पना की। आगे इसी क्रम में जानेंगे बच्चों भी। तथा वित्तीय सहायता प्राप्त की, दोनों ने एक दूसरे को वित्तीय सहायता दी। इस प्रकार इन महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से समूचा विश्व दो भागों में बंट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। उक्त विभाजन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। पश्चिमी देश के अधिकांश देशों में अमेरिका के पक्ष में स्वामित्व को गौरव कर हासिल अनुभव किया, जबकि पूर्वीय यूरोपीय देश सोवियत संघ के खेमे में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार ये खेमे पश्चिम तथा यूरोप के खेमों में विभाजित हो गए। अब बच्चों क्या हुआ, तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और दो जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र थे वो दो गुटों में विभाजित हो गए। एक का नेतृत्व अमेरिका ने किया तो दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। पश्चिमी गठबंधन का स्वरूप एक संगठक के रूप में प्रकट हुआ। 1949 माह के उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो की स्थापना हुई। इस संगठन में बच्चों 12 देश सम्मिलित हुए। इस संगठन की घोषणा से उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक देश पर भी आक्रमण होता तो उसे संगठन से संबंधित सभी देश अपने पर आक्रमण समझेंगे। नाटो में प्रत्येक देश परस्पर सहयोग करेंगे या सहयोगी रहेंगे। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी आलोक में 1955 में इसकी स्थापना सोवियत संघ के नेतृत्व में की गई। इसका मुख्य कार्य नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में या यूरोपीय से सामना करना। शीत युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की आवश्यकताओं तथा गुट में सम्मिलित छोटे छोटे देशों लाभ हानि की गणना के अनुकूल होता है। महाशक्तियों के मध्य संघर्ष मुख्य क्षेत्रीय स्थल यूरोप रहा है, अर्थात यूरोपीय जो देश हैं उनके मुख्य कारण रहा है उनका आपस में विवाद का। कभी कभी तो महाशक्तियों ने अपने बल का प्रयोग करके अनेक देशों को अपने गुट में सम्मिलित होने के लिए विवश किया, अर्थात जो शक्तिशाली राष्ट्र थे यूरोपीय उन्होंने अन्य छोटे देशों को अपने अधीन अपनी शक्ति के बल पर बच्चों कर लिया। उदाहरण दिया एक, जैसे पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का अनधिकार दखलंदाजी, सोवियत संघ ने अपने प्रभाव से पूर्वी यूरोप का इच्छानुसार प्रयोग किया। इस क्षेत्र में देशों के सोवियत संघ की सेना ने प्रभुत्व पूर्ण शक्ति प्रदर्शन किया, अन्य देशों का अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, अपनी शक्ति के बल पर पूर्वी भाग को अपने प्रभाव में रखा एवं दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया के गठबंधन की नीति अपनाई। तो गठबंधन को दक्षिण पूर्व एशिया संगठन या सिएटो तथा केंद्रीय संधि सेंटो के नाम से भी जाना जाता है, जिसके उत्तर में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन इस क्षेत्र के देशों जैसे कि उत्तरी वियतनाम, कोरिया तथा इराक अन्य संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान की गई। शीत युद्ध के कारण विश्व के समक्ष गुट विभाजन का संकट उपस्थित हो गया। उक्त सोचने स्थिति के कारण ब्रिटेन तथा फ्रांस के स्थानीय स्वतंत्रता प्राप्त देश अपनी स्वतंत्रता को लेकर विशेष रूप से चिंतित हुए। उनके हृदय में अपनी तथा स्वतंत्रता को जाने की भय की
जागृत हो उठा, गठबंधन की व्यक्तित्व कारणों से दरारें पड़ने लगी। तो जो ये गठबंधन विश्व स्तर पर बच्चों बने, उससे अनेक देशों में जो संबंध थे उन संबंधों में धीरे धीरे खटास आने लगी। 1950 के दशक में अंत में साम्यवादी चीन तथा सोवियत संघ के कुछ तनातनी का वातावरण बना रहा। तो किस किस में? साम्यवादी चीन और सोवियत संघ में बच्चों आपस में तनाव का वातावरण बन गया। सन 1969 में दोनों देशों के मध्य एक भूभाग के स्वामित्व के कारण एक छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। आंदोलन के द्वारा नव राष्ट्रों दो ध्रुवीय विश्व की गुटबंदी से अलग रखने का अवसर प्रदान किया। इस विषय में प्रश्नोदय होता है कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अतः अपने परमाणु शस्त्रों तथा अपनी शक्तिशाली स्थायी सेना के बल पर महाशक्तियों द्वारा स्वयं को अपनी बलशाली समझती थी। वह एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ के यूरोपीय के छोटे छोटे देश भी वहाँ पर अपने सैन्य बल को अपना सम्मुख निर्बल समझते थे। किंतु यहाँ यह भी तथ्य जानने की आवश्यकता है कि छोटे देशों के कारण अनेक महाशक्तियों भी कार्य में रही। तो क्या रहा इसमें बच्चों? कुछ ऐसे कारण रहे जिसमें छोटे छोटे राष्ट्रों की भी जो भूमिका थी वो भरकर सामने आई। जैसे नंबर 1 है, यह अनेक महत्वपूर्ण साधन तेल, खनिज तथा प्राप्ति स्थल थे। यहाँ से उनका क्या था? तेल प्राप्त होता था छोटे देशों से, बड़े राष्ट्रों को खनिज प्राप्त होते थे। विस्तृत भूभाग स्वामित्व जिसका उपयोग कर सकते थे। महाशक्तियाँ एक दूसरे की गोपनीय रहस्यों को जान सकती थी और उनकी भूमि को वह अपने उपयोग में ला सकते थे। इसके द्वारा उनकी भूमि पर स्थापित किए गए सैन्य स्थल तथा उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करते थे। गठबंधन में सम्मिलित बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य व्यवहार वहन कर सहायक सिद्ध होते थे। इस प्रकार इनमें वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जाती थी। तो बच्चों क्या है, जो छोटे राष्ट्र हैं उनकी भूमिका भी बहुत बढ़ गई थी। वो उन राष्ट्रों के साथ अपना किसी न किसी रूप से सहयोग दे रहे थे। इस प्रकार अनेक कारणों से छोटे देशों को महाशक्तियों की बड़ी आवश्यकता बना देते थे। अपनी विचारधारा के कारण भी यह देश महत्वपूर्ण सिद्ध होते थे। इस प्रकार गुटों में सम्मिलित देशों की निष्ठा की ओर संकेत करती है, अर्थात ये बड़े राष्ट्रों से अपनी निष्ठा बनाए रखते थे, जिससे क्या होता था, अनेक देशों के आधार पर ये विचारधारा के उत्तरदायी लोकतंत्र एवं पूंजीवाद समाजवाद एवं साम्यवाद से श्रेष्ठ है, अथवा समाजवाद एवं साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद की अपेक्षा अधिक उत्तम है। तो बच्चों लोकतंत्र सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा विषय था उसका प्रथम जो टॉपिक था क्यूबा मिसाइल संकट, अर्थात क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने पढ़ा। उससे कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे, किन किन राष्ट्रों का उसमें उदय हुआ और छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों में अपनी क्या भूमिका निभाते थे, ये हमने जाना पार्ट 1 में। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शीत युद्ध के दायरे। धन्यवाद।